क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, क्या मान हरि का घटा जो भरगू मारी लात। जय श्री राम मित्रों, आज चर्चा का विषय है 3 कृषि सुधार कानूनों की वापसी और नरेंद्र मोदी जी की क्षमा याचना। इस पर हम चर्चा करें उससे पहले कुछ मन की व्यथा कहना चाहूँगा। जिस तरह से आजकल बालकनी के गमलों में उगे हुए पौधे, जिनका न जमीन में अस्तित्व होता है न खुला आसमान उन्हें मिलता है, खुली धूप भी उन्हें कभी कभार मिलती है, ऐसे लोग जब मीडिया, सोशल मीडिया या और किसी प्लेटफॉर्म पर बैठकर नरेंद्र मोदी जी को स्थिरता की सलाह देते हैं, उस नरेंद्र मोदी को जिसकी जड़ें बरगद की तरह असंख्य जड़ें धरती के अंदर कितनी गहराई तक समाई हैं, कितने भूभाग में समाई हैं, उन्हें खुद को नहीं पता। ऐसे महान व्यक्तित्व के व्यक्ति को, जिसने राजनीतिक कैरियर में कभी पतझड़ नहीं देखा, जहां पे विपक्ष की राजनीति खत्म होती है वहां से उनकी राजनीति शुरू होती है, उन्हें लोग बैठकर स्थिरता की सलाह देते हैं। तो एक तरफ से हंसी भी आती है उनकी मानसिकता पे, दूसरी तरफ तकलीफ भी होती है कि आज राजनीति का स्तर कितना गिर गया है। जिस व्यक्ति की लोकप्रियता समय के साथ लगातार बढ़ती जा रही है, वो पहली बार गुजरात के सीएम बने, दूसरी बार बने, तीसरी बार बने, फिर 2014 में पीएम बने, फिर 2019 में पीएम बने। जो भाजपा सिर्फ उत्तरी भारत के कुछ हिस्सों की मानी जाती थी, उसे आज पूरे भारत के लगभग 80% भूभाग में फैला दिया और धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है भाजपा। उस महान व्यक्तित्व को लोग यहां बैठकर सलाह देते हैं, तो लगता है कि सूरज को दीपक दिखाने का काम किया जा रहा है। सही कह रहा हूं मैं? भला सूर्य को दीपक दिखाने से क्या हो? और जब ऐसा महान व्यक्ति, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का मुखिया, गुरु पर्व के दिन सुबह टीवी पर आता है और अपने ही बनाए हुए 3 कृषि सुधार कानूनों को वापस लेने की घोषणा करता है, उसके साथ ही वो देश से क्षमा याचना भी करता है। अब उनके इस कृत्य के लिए हर व्यक्ति अपने हिसाब से व्याख्या कर रहा है। चलो, व्याख्या करनी चाहिए, सोच है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, विचारों की स्वतंत्रता है, कोई भी व्यक्ति अपने विचार अपने हिसाब से रख सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अरे लेकिन कम से कम उन विचारों में सत्यता तो हो। एक तरफ कांग्रेस, पूरी कांग्रेस लगी हुई है कि इसका क्रेडिट राहुल गांधी को दो कि साहब राहुल गांधी के दबाव में मोदी जी झुक गए। कल रॉबर्ट वाड्रा बोल रहे थे, मैंने भी साहब किसानों को पूड़ी और सब्जी खिलाई थी। मेरी पत्नी प्रियंका वो इस तरह से बोल रहे थे जैसे तलवार लेके मोदी से लड़ने गई थी। तो उन लोगों के दबाव में मोदी जी झुके। इधर कुछ लोग कह रहे हैं कि किसान आंदोलन के दबाव में झुक गए। अरे जब ये आंदोलन चरम पे था तब वो व्यक्ति नहीं झुका, और उसको झुकना होता तो खुद आके घोषणा करने की कहाँ जरूरत आ रही थी। इन लोगों को बुलाता,
इनके दबाव में अगर वापस लिया होता तो विपक्ष को बुलाता या इन नेताओं को बुलाता, कृषि मंत्री के द्वारा मीटिंग करवा के वहां ही वापस ले लिया होता। पर उन्होंने एक ही बात बोली कि किसानों के हित में लाया था और देश हित में वापस ले रहा हूं। देखो, मोदी जी के देश हित को कोई चैलेंज नहीं कर सकता है, उनकी देशभक्ति को कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। उन्होंने 6 साल में इस चीज को तो साबित कर ही दिया कम से कम कि आज राजनीतिक स्तर पर तो उनसे बड़ा देशभक्त कोई नहीं है। उनका हर फैसला देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना, बिना भेदभाव लोगों की सेवा। कोरोना काल में भी इतनी मेहनत, 130 करोड़ के देश के लिए लोग कह रहे थे कि ये देश कैसे लड़ पाएगा, हमें पता है पोलियो का। आज ये कहते हैं ऐसे 22 साल बाद देश को पहली खुराक मिली थी पोलियो की। खैर, इन बातों में आरोप प्रत्यारोप की चीजें हैं, राजनीति की चीजें हैं, इनके अंदर जाने से क्या फायदा, और जाना चाहता भी नहीं हूं क्योंकि देश सब जानता है। अभी बात करते हैं हम इन कृषि कानूनों की, लेकिन इससे पहले मैं एक छोटी सी एक कथा जो हमारे पुराणों में मिलती है उसका जिक्र करना चाहूंगा यहाँ। एक बार ऋषि मुनियों ने विचार किया कि भाई हमारे जो देवी देवता हैं उनमें से हम किसी एक को त्रिलोक का स्वामी बना दें, तीनों लोकों का स्वामी किसे समझा जाए। ये विचार कर उन्होंने विचार किया कि भाई ऐसा करते हैं, हम इन देवताओं की परीक्षा लेते हैं। उसी परीक्षा के क्रम में भृगु ऋषि बैकुंठ धाम पहुंचे। बाकी ये किस्सा लंबा है, इसके अंदर और भी देवी देवताओं का जिक्र है जहां वो लोग गए, लेकिन उसको नहीं करके मैं सीधा भगवान विष्णु पे ही बात करता हूं कि भगवान विष्णु जब भृगु ऋषि पहुंचे तो माता लक्ष्मी जी की गोद में सर रख के और लेटे हुए थे। भृगु ऋषि सीधे वहां गए, देखा कि मैं यहाँ आया हूँ, भगवान विष्णु लेटे हुए हैं। उन्होंने सीधा उनकी वक्षस्थल यानी छाती के ऊपर लात का प्रहार किया। एक तपस्वी ऋषि की लात अपने सीने पर जैसे ही पड़ी, भगवान विष्णु तुरंत खड़े हुए और सामने देखा कि महान तपस्वी भृगु ऋषि खड़े हैं। तुरंत नतमस्तक होकर श्री हरि ने भृगु ऋषि से कहा, हे महात्मन, मुझे क्षमा करें, मैं देख नहीं पाया कि आप यहाँ पधारे हैं, मुझे पता भी नहीं चला कि आप यहाँ पधारे हैं। नहीं, मैं ऐसा दुस्साहस कभी नहीं करता, मैं आपका अपमान करने का दुस्साहस कभी नहीं करता, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मुझे क्षमा करें प्रभु, मैं आपका अभिवादन नहीं कर पाया, आपका स्वागत नहीं कर पाया, इसलिए मुझे क्षमा करें। आपने आपके चरणों का स्पर्श पाकर आज मैं धन्य हो गया, लेकिन कहीं आपके पैरों को चोट तो नहीं आई। भृगु ऋषि भगवान विष्णु श्री हरि का यह व्यवहार देख व्याकुल हो उठा। व्याकुलता में अपनी आंखों के आंसू भी नहीं रोक पाए, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे कि मैंने किस व्यक्ति को लात मारी है। मैंने एक महाशक्ति जो परम शक्तिशाली परमात्मा, उसके वक्षस्थल पे लात मारी और उसका व्यवहार मेरे प्रति कैसा है कि वो फिर भी मुझे कह रहा है कि आपके पैरों को चोट तो नहीं आई। भृगु ऋषि वहां से लौट आए और आके उन्होंने सारा वृत्तांत अन्य ऋषियों को सुनाया। जब ऋषियों ने सारी बात सुनी तो उन्होंने फैसला किया कि ऐसा व्यक्ति ही अपनी प्रजा का पूरा ख्याल रख सकता है जिसमें दया का भाव, जो क्षमा जानता हो। इसलिए त्रिलोक के स्वामी का पद
श्री हरि को ही दिया जाए। इस कथा को कहने का मेरा मकसद सिर्फ इतना नहीं है कि मैं सनातन संस्कृति में क्षमा के भाव का बड़प्पन बता रहा हूँ। मैं ये भी बता रहा हूँ कि भगवान विष्णु ने जो ये त्रिलोक के स्वामी का पद अर्जित किया वो उनके गुणों से अर्जित किया। उनके अंदर जो भाव था, जिसे हम आज हिंदुत्व का भाव भी कहते हैं, उसमें ये चीजें आती हैं, त्याग, क्षमा, तपस्या, सहिष्णुता, सहनशीलता, सब ये हिंदुत्व के भाव हैं। जब ये भाव देखा तो ऋषियों ने फैसला किया कि इन्हें मतलब त्रिलोक का स्वामी ऐसे ही व्यक्ति को होना चाहिए। आज उसी संदर्भ में अगर हम देखें तो नरेंद्र मोदी जी जो सत्ता हासिल की है, चाहे देश की, विदेश की, राज्य की, मतलब हर तरह से उन्होंने अपने आप को इसके लिए स्थापित किया है, अपने आप को इसके लिए उपस्थित किया है। विरासत में नहीं मिला उन्हें कुछ भी, न राजनीति विरासत में मिली, न धर्म सत्ता विरासत में मिली। एक साधारण गरीब परिवार के सदस्य हैं। जो कुछ हासिल किया अपने गुणों से, अपनी तपस्या से, अपनी मेहनत से हासिल किया है। और आज कुछ सोने चांदी की चम्मच मुंह में लिए पैदा हुए लोग उनके अस्तित्व पर सवाल उठाए, ये कहें कि लोगों को उनका भरोसा नहीं है। तो विश्वास का तो आपने दो चुनावों में देख लिया ना नतीजा, कहाँ थे, कहाँ लाके पटक दिया। क्या स्थिति है आज आपकी? सारे दिन ट्विटर पे ट्रोल करना। जो लोग कल तक सत्ता में थे आज ट्विटर पे ट्रोलर बन के रह गए। खैर, उन बातों को भी छोड़ा, अगर अभी इस समय चर्चा नहीं करके हम बात कर रहे हैं 3 कृषि कानून की। ये 3 कृषि कानून जब वापस लिए तो मोदी जी ने एक ही बात कही कि मैं किसानों के हित में लाया था और देश हित में वापस ले रहा हूं। किसान हित की बात जहां तक है तो उसमें तो कोई संदेह नहीं है कि देश के 80% भूभाग में इन कानूनों का कोई विरोध नहीं हुआ। किसी भी निष्पक्ष कृषि विशेषज्ञ ने इनका विरोध नहीं किया, सबने इनकी तारीफ की। इससे पहले कई कमेटियों की सिफारिश में भी इन कानूनों की मांग हुई है। कई किसान संगठन इन कानूनों की मांग कर चुके हैं, कई किसान नेता इन कानूनों की मांग कर चुके हैं। आज जो हो रहा है पता नहीं इसके पीछे राजनीति है या कोई और मंशा है, जो भी है, लेकिन यह बात सही है। कई वीडियो, कई चीजें सामने आई, उनके अंदर इस तरह से दिखाया गया है कि इन्हें बदनाम करने के लिए लोगों ने धर्म तक का सहारा लिया, कई चीज़ों का कि ये हो जाएगा। इसके अंदर हिंदू सिखों को बांटने तक का प्रयास किए गए। इसकी अराजकता शुरू से सबके सामने है। 26 जनवरी जैसे राष्ट्रीय पर्व तक को नहीं छोड़ा गया, तिरंगे का अपमान किया गया, पुलिस के जवानों पे हमले किए गए, एक दलित को यहाँ बॉर्डर पे मारा भी गया। बहुत चीज़ें हैं, जगह जगह कई जगह इस तरह की हरकतें हुई जिन्हें देखकर हम कह सकते हैं कि अराजकता तो थी इसमें। और अराजकता कौन कर रहा था ये बताने की जरूरत नहीं कि कोई न कोई तत्व तो ऐसे थे जो चाहते थे कि इस आंदोलन के जरिए देश में बड़ा बवाल खड़ा हो। लेकिन संयम ने अपना, संयम से सरकार ने भी काम लिया, प्रशासन ने भी काम लिया और कुछ चीज़ें बर्दाश्त भी की गई, कुछ में कार्रवाई भी हुई और सब कुछ चलता रहा। लेकिन जब ये आंदोलन चरम पे था तब कभी मोदी जी नहीं झुके, आज भी झुके हैं। तो ये कह सकते हैं कि ये विपक्ष और किसानों के पीछे नहीं झुके, ये कहीं न कहीं देश का अहित देखकर झुके हैं कि कोई ऐसी चीज थी। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, गोपनीयता
उन्होंने रखी है तो ये गोपनीय ही रहे, ज़्यादा बेटर है। लेकिन उनकी देशभक्ति पे कभी कोई सवाल खड़ा नहीं कर सकता। आज की तारीख में हिंदुस्तान में तो दूसरा कोई नेता नहीं है जो अपने आप को उनके मुकाबले खड़ा कर सके देशभक्ति के मामले में। है कोई उनके परिवार का सदस्य किसी ऊंचे पद पे? है कोई बड़ा व्यापारी? मोदी जी के पास खुद की साइकिल तक नहीं है, गाड़ी तो छोड़िए आप। तो ऐसा संत प्रवृत्ति का व्यक्ति किसके लिए करेगा? किसको फायदा पहुंचाएगा? फायदा पहुंचाया गया है। वो लोग जो आज मोदी जी पे फायदा पहुंचाने का आरोप लगाते हैं, उन्होंने उनसे ये पूछा कि पिछली 3 पीढ़ियों में तुम्हारा व्यवसाय क्या है, फिर इतनी अपार संपत्ति कहां से आई? मोदी जी का घर जाके देखो कितनी संपत्ति है, आपको पता चल जाएगा। बताने की जरूरत नहीं है ये सब चीजें। लेकिन आज अगर हम बात करते हैं क्षमा मांगने की, हाँ क्षमा मांगी उन्होंने, लेकिन अगर आप का नज़रिया कहता है कि मोदी जी ने विरोध करने वालों से क्षमा मांगी है, तो मैं नहीं मानता ऐसा है। या इन राजनीतिक दलों से क्षमा मांगी है तो भी नहीं मानता, क्योंकि इनसे क्षमा मांगनी होती तो इनको टेबल पे बिठा के और वहाँ पे कानून वापस लेते हैं। मोदी जी ने नए इन कानूनों को गलत बताया है। ध्यान रखना इस बात का कि मोदी जी ने इन कानूनों को कहीं गलत नहीं बताया। उन्होंने ये कहा है कानून में किसान के हित के लिए लाया था, लेकिन कुछ लोगों को समझा नहीं पाया, इसलिए देश से माफी मांगता हूं। अब इस जगह किससे माफी मांगी गई है आप खुद समझ सकते हैं। माफी मांगी गई है उन करोड़ों समर्थकों से जो कृषि कानून के साथ खड़े थे लेकिन सड़कों पे नहीं उतरे। माफी मांगी गई है उन लाखों करोड़ों लोगों से जो इन आंदोलन जीवियों की राजनीतिक पिपासा के लिए 1 साल से बॉर्डर के ऊपर, दिल्ली के बॉर्डर पे परेशान होते रहे, लेकिन कभी किसी ने उनका दर्द नहीं बोला कि कितने लोग इसकी वजह से परेशान हो रहे हैं। मोदी जी ने माफी मांगी है उन परिजनों से जिन्होंने किसी न किसी वजह से इस हठधर्मिता के लिए, इस हठधर्मिता के कारण अपनों को खोया है। किसी किसान नेता का परिजन खत्म हुआ है क्या? किसी किसान नेता का कोई रिश्तेदार मरा है क्या इसमें? एक भी हो तो बताओ, कोई राजनेता का कोई रिश्तेदार परिजन कोई हो तो बताओ। मरे हैं गरीब किसान है। लेकिन वो लोग किसी भी वजह से, समझो आप कोई एक्सीडेंट में मरा, कोई आपस की लड़ाई में मरा, किसी तरह से बीमारी से मरा, या किसी तरह से कोई भी मरा, इस हठधर्मिता के पीछे मरा, उनके परिजनों से मोदी जी ने माफी मांगी है। मोदी जी ने माफी मांगी है अपने उन करोड़ों समर्थकों से जो किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में कभी नहीं चाहते कि नरेंद्र मोदी का मस्तक किसी के सामने झुके। उन्हें पता था कि मेरे समर्थक भी इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि मैं कानूनों को वापस ले रहा हूं, इसलिए उन्होंने पहले क्षमा मांगी है।